हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज के इस सेशन में बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की चर्चा करने वाले। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले, हर एक पार्ट वाइज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपके जो बड़े व्याख्याता टीचरों के द्वारा जो शेखावटी मिशन शो है उसमें दोस्तों उन्होंने जो टीचरों ने अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए उन सभी को मैं इस चैनल पर हल करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो काफ़ी 4-5 पार्ट आने वाले, तो दोस्तों हर एक पार्ट को ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, एक एक पार्ट मैं डालने वाला हूँ, तो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। दोस्तों, संघर्ष करते रहिए अपने माता पिता के नाम रोशन करने के लिए। मात्र 24-25 दिन के अंदर दोस्तों आप क्या कीजिए, अच्छी रणनीति के साथ तैयारी कीजिए। ब्लू प्रिंट के आधार पर पढ़िए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, जो आपको एक्स्ट्रा मिल रही है वह सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा। दोस्तों, आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए जिससे आपको अच्छा फायदा मिले। दोस्तों, शेखावटी मिशन शो है, उत्कर्ष क्लास से जब भी बुक लॉन्च करेगा तो उसकी सारी बुक मैं इस चैनल पर हल करवा दूंगा। तो आप चिंता मत कीजिए। दोस्तों, आपके साथ मैं हूं और जैसे आप जितनी आप मेहनत करते हो उससे मैं आपके लिए अधिक करता हूं। तो दोस्तों, आपसे मेरी छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, हमारा परिवार 2000 से प्लस निकल चुका है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मेरा पूरा भरोसा है आप पर कि आप जल्दी ही मेरे परिवार को 10,000 से प्लस निकालने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आपसे मेरा ये गुजारिश है कि आप एक विद्यार्थी 10-10 विद्यार्थियों को जोड़ने की कृपा करें। दोस्तों, और जल्दी मैं राजस्थान के अंदर BSTC की तैयारी करवाने के लिए इस चैनल पर 3 टीचरों को उतारने वाला हूं, तो उससे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दोस्तों, उसी के खर्चे वगैरह सब इसी के आधार पर चलने वाले हैं, तो आप इतनी सी हेल्प जरूर कीजिए। दोस्तों, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, बिल्कुल आपके लिए कर रहा हूँ, जो जितना भी कर रहा हूँ वैसे आपके लिए कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, धुआंधार क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, शीत युद्ध के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है। पहला कथन है दोस्तों, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उसके साथी देशों के बीच की एक प्रतिस्पर्धा थी। दूसरा है, ये महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था। तीसरा है, शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू की। और चौथा दोस्तों ऑप्शन है, अमेरिका व सोवियत संघ के सीधे युद्ध में शामिल थे। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या गलत है इसके अंदर, तो ये दोस्तों अमेरिका व सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। दोस्तों, शीत युद्ध एक कागजी युद्ध था। कैसे था दोस्तों, कागजी युद्ध था है ये। दोस्तों, ये इसका गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी व्याख्या की है इसके नीचे। दोस्तों, अमेरिका व सोवियत रूस सीधे संघ में शामिल नहीं हुए। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय रूस क्यूबा से वह अमेरिका तुर्की से पीछे हट गया। तो दोस्तों, छोटा प्रश्न आ जाए आपके, क्यूबा मिसाइल संकट कब होता है। दोस्तों, 1962 में होता है। कब क्यूबा मिसाइल संकट कब 1962 के अंदर होता है। रूस क्यूबा से अलग होता है और अमेरिका तुर्की से पीछे हट जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बात करता हूँ आपके दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है अपना कि जो तीसरा ऑप्शन है ये राइट आंसर होने वाला है। क्या दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट होने वाला है कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ। दोस्तों, गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में क्या है, समर्थ बनाना बिल्कुल सही है। किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना ये भी दोस्तों सही है। और उसके बाद दोस्तों, वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। और उसके बाद है दोस्तों, वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। गुट निरपेक्ष ताकि 1973 के अल्जीरियाई सम्मेलन में NIEO की मांग उठी और 1974 में UNO में NIO की मांग को स्वीकार किया गया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि निम्न महाशक्तियों द्वारा बनाए सैन्य संगठनों से संबंधित कौन से कथन सही व कौन से गलत है। तो दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गठबंधन के स्वदेशी देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डों के लिए स्थान देना जरूरी था। बिल्कुल सही है दोस्तों, गठबंधन के स्वदेशी देशों को अपने भू क्षेत्र में महाशक्तियों के सैन्य अड्डों के लिए स्थान देना जरूरी था। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दूसरा, स्वदेशी देशों को विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है।
जो देश जिस महाशक्ति में शामिल होना चाहता था तो उस देश को अपने देश के भू जो सैन्य हवाई अड्डे थे उनको स्थान देना जरूरी था। उनकी विचारधारा और रणनीति दोनों अपनाना जरूरी था। नेक्स्ट है तीसरा दोस्तों कि जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्यीय देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी सदस्यीय देशों पर आक्रमण समझा जाता था। ये भी बिल्कुल सही है। जब भी दोस्तों कोई देश अपने स्वदेशी देश पर आक्रमण करता था तो इसे सभी स्वदेशी देशों पर आक्रमण करना समझा जाता था। नेक्स्ट चौथा दोस्तों महाशक्तियाँ सभी स्वदेशी देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने में मदद करती थी। ये गलत है दोस्तों। महाशक्तियाँ हैं वो अपने सभी स्वदेशी देशों के लिए गलत ये परमाणु जो हथियार विकसित करने के लिए मदद नहीं करती थी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है नीचे कुछ देशों की सूची दी गई है, प्रत्येक के सामने लिखे कि वह शीत युद्ध के दौरान किस गुट से जुड़ा हुआ था। दोस्तों ये सूची दी गई है और आपको ये लिखना है कि ये है ना शीत युद्ध के दौरान किस गुट के साथ जुड़ा हुआ देश था। तो दोस्तों पहला है पोलैंड। पोलैंड किस गुट के साथ जुड़ा हुआ था दोस्तों? पोलैंड है वो सोवियत रूस व साम्यवादी खेमे का सदस्य था। नेक्स्ट है फ्रांस। फ्रांस है जो अमेरिका व पूंजीवादी खेमे से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है जापान। अमेरिका व पूंजीवादी खेमे से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों है नाइजीरिया। नाइजीरिया गुट निरपेक्ष आंदोलन से है। दोस्तों नाइजीरिया का संबंध किससे है? गुट निरपेक्ष आंदोलन से है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान धुरी देशों के साथ लेकिन शीत युद्ध में अमेरिका के साथ था। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तर कोरिया सोवियत रूस व साम्यवादी खेमे में था। और उसके बाद दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका किस में था दोस्तों? गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित था। ये दोस्तों सूची आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है दोस्तों पांचवा प्रश्न। पांचवा है निम्न को सुमेलित कीजिए। दोस्तों सुमेलित करना है आपको। तो दोस्तों पहला है दोस्तों 1990। 1990 में क्या होता है दोस्तों? एक क्यूबा मिसाइल संकट 1990 के अंदर। 1962 के अंदर तो दोस्तों होता है क्यूबा मिसाइल संकट होता है 1962 में। क्या दोस्तों मैं वापस से अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि 1962 के अंदर आपका होता है क्यूबा मिसाइल संकट। इसको ऐसे सुमेलित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1990, 1955 और 1991 इसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्यूबा मिसाइल संकट है 1962 के अंदर होता है। कब होता है? 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट होता है। उसके बाद शीत युद्ध की समाप्ति दोस्तों 1991 के अंदर होती है। नेक्स्ट है दोस्तों 1955 के अंदर दोस्तों क्या होता है? बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट 1955 में इसका जर्मनी का एकीकरण होता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ दोस्तों कि हमारा आगे का प्रश्न है। छठा प्रश्न दोस्तों क्या है कि सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता कब और किसके बीच में हुई? सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता कब और किसके मध्य होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 26 मई 1972 को अमेरिका राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और रूसी राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव ने मॉस्को में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। कौन सी संधि है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता कब होती है दोस्तों? 26 मई 1972 को होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और रूसी राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव ने मॉस्को में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है दोस्तों सातवां प्रश्न। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता संधि कब से प्रभावी होती है? दोस्तों ये कब और किसके मध्य हुई ये तो आप ऊपर दिया गया, और अब प्रभावी कब होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ये संधि 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुई। कब होती है दोस्तों? 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी होती है। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न। सीमित परमाणु संधि क्या है? दोस्तों सीमित परमाणु संधि क्या है इसके बारे में बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा सीमित परमाणु संधि पर 5 अगस्त 1963 में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस ने मॉस्को पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों जो सीमित परमाणु परीक्षण संधि है ये कब होती है आपकी? 5 अगस्त 1963 को होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत रूस ने मॉस्को में इसका संधि पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों 9वां प्रश्न। सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब प्रभावी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 10 अक्टूबर 1963 से ये संधि प्रभावी होती है। कब दोस्तों? 10 अक्टूबर 1963 से ये संधि प्रभावी होती है। नेक्स्ट दोस्तों 11वां प्रश्न है हमारा कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि पर कब और किसके समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों इसका राइट आंसर है 1993 में जिनेवा समझौते के द्वारा इन पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों कौन सी संधि? केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि पर हस्ताक्षर दोस्तों 1993 में जिनेवा समझौते पर किए गए थे।
नेक्स्ट है 12वां प्रश्न दोस्तों, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। कितने देशों ने दोस्तों? 181 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न दोस्तों, नाटो का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका पूरा नाम है दोस्तों। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नाटो की स्थापना कब और किस संधि के द्वारा की गई? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है, नाटो की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स संधि के द्वारा की गई। दोस्तों कौन सी? ब्रुसेल्स संधि के द्वारा की गई। कब? 4 अप्रैल 1949 को की गई। नेक्स्ट है दोस्तों 15वां प्रश्न कि नाटो की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? नाटो की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 30 है। कितने सदस्य है इसके अंदर? 30 सदस्य है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न कि नाटो का 30वां सदस्यीय देश कौन सा और कब बना? ने दोस्तों अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि नाटो का 30वां वह सदस्य कब और कौन सा देश बना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये देश, सदस्य देश है उत्तरी मैसिडोनिया। नाम क्या दोस्तों? नाटो का 30वां सदस्य है उत्तरी मैसिडोनिया, जो 6 फरवरी 2019 को बना था। कब दोस्तों? 6 फरवरी 2019 को कौन सा देश बना? उत्तरी मैसिडोनिया बना था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है वार्सा पूर्वी गठबंधन सैनिक संगठन का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया? तो दोस्तों वार्सा जो संगठन सैनिक संगठन है इसका गठन 14 मई 1955 को रूस के नेतृत्व में एक सैनिक संगठन का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में? रूस के नेतृत्व में। और कब होता है दोस्तों? 14 मई 1955 को होता है। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न दोस्तों, वार्सा पूर्वी गठबंधन सैनिक संगठन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों वार्सा जो सैनिक संगठन है इसका उद्देश्य क्या है? तो इस संगठन का उद्देश्य है नाटो में शामिल देशों से यूरोप में मुकाबला करना। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है कि नाटो में शामिल देशों से यूरोप में मुकाबला करना था। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपकी साल भर की गई मेहनत की दोस्तों, ये आप मैं कह सकता हूँ क्या है दोस्तों, ये साल भर की गई मेहनत की मक्खन है। क्या है दोस्तों? मक्खन है। और उस मक्खन को दोस्तों आपको पीना है अच्छी तरीके से, और बोर्ड के अंदर ये मक्खन आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। हर एक प्रश्न को बारीकी से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको सफलता अच्छी तरीके से मिल जाएगी और आप अपने माता पिता के नाम रोशन करने के वाले ही हो दोस्तों। कुछ दिनों की बात है दोस्तों, कुछ दिनों के अंदर आप शेर की तरह दौड़ने वाले हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न है 19वां प्रश्न है वार्सा सैनिक संगठन को समाप्त कब किया गया? दोस्तों प्रश्न है वार्सा सैनिक संगठन को समाप्त कब किया गया? 1 जुलाई 1991 को यह सैनिक संगठन समाप्त हो गया। कब? वार्सा सैनिक संगठन दोस्तों 1 जुलाई 1991 को समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों 20वां प्रश्न, कौन सा प्रश्न? 20वां प्रश्न है कि सेंटो केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना कब व किसके नेतृत्व में की गई? दोस्तों सेंटो केंद्रीय संधि संगठन की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में की गई? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है 1955 में अमेरिका के नेतृत्व में की गई। कब दोस्तों? 1955 में अमेरिका के नेतृत्व में सेंटो संगठन की स्थापना की गई। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है दोस्तों, सेंटो का अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों सेंटो है जो केंद्रीय संधि संगठन को किस नाम से जाना जाता है? तो बगदाद समझौते के नाम से, क्योंकि इस संगठन का गठन बगदाद संधि द्वारा किया गया था। दोस्तों अभी ऊपर प्रश्न आया था कि बगदाद समझौता कब होता है? तो 1955 के अंदर बगदाद समझौता होता है, मैंने बताया भी था। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न, गुट निरपेक्षता का अर्थ बताना है। क्या बताना है दोस्तों? गुट निरपेक्षता का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ है दोस्तों, गुट निरपेक्षता का अर्थ है गुटों से अलग रहने की स्वतंत्रता, समानता व न्याय आधारित नीति जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध करती है। गुटों से अलग रहने की स्वतंत्रता, समानता व अन्य न्याय आधारित नीति जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंग भेद का विरोध करती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न कि गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन है? दोस्तों गुट निरपेक्षता के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है कि गुट निरपेक्षता के आंदोलन है के जो संस्थापक है वो है नेहरू, नासिर, मार्शल टीटो और सुकर्नो व एन क्रुमा इसके क्या है? संस्थापक सदस्य हैं। संस्थापक है कौन? नेहरू, नासिर व मार्शल टीटो, सुकर्नो व एन कुर्मा। इनको दोस्तों ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बोर्ड के अंदर ये प्रश्न छप सकता है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न दोस्तों, भारत में गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक कौन है? अगर आपको पूछे भारत में गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक कौन है तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है दोस्तों 25वां प्रश्न,
आईवो की लड़ाई किस किस के मध्य होती है। आईवो की लड़ाई दोस्तों किस किस के मध्य होती है। 23 फरवरी 1945 को आईवो की लड़ाई जापान व अमेरिका के मध्य होती है दोस्तों। किसके मध्य? जापान व अमेरिका के मध्य होती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न कि सोवियत रूस के सैनिकों ने राइक्सटैग बिल्डिंग जर्मनी पर अपना झंडा कब फहराया। दोस्तों सोवियत संघ के सैनिकों ने राइक्सटैग बिल्डिंग जर्मनी पर अपना झंडा कब फहराया? मई 1945 में फहराया। कब फहराया दोस्तों? मई 1945 में फहराया। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न क्यूबा मिसाइल संगठन के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों क्यूबा मिसाइल संगठन कब होता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1962 के अंदर क्यूबा मिसाइल संकट होता है और उस समय क्यूबा के राष्ट्रपति थे दोस्तों फिदेल कास्त्रो। कौन थे दोस्तों? फिदेल कास्त्रो क्यूबा के कौन थे? राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है दोस्तों क्यूबा मिसाइल संगठन के समय रूस के राष्ट्रपति कौन है। तो क्यूबा मिसाइल संगठन के समय रूस के राष्ट्रपति है निकिता क्रुश्चेव। कौन दोस्तों? निकिता क्रुश्चेव क्यूबा मिसाइल संगठन के समय रूस के राष्ट्रपति थे। ये दोस्तों पहले मैंने मॉडल पेपर हल करवा दिए, राजनीतिक विज्ञान के 9 मॉडल पेपर संजीव डैशबोर्ड के इस चैनल पर हल करवा दिए, तो उनमें मैंने बताया भी था। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 29वां प्रश्न है कि क्यूबा मिसाइल संगठन के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों क्यूबा मिसाइल जो संगठन है उसके समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। कौन दोस्तों? जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट के समय दोस्तों हमें पहला रूस के राष्ट्रपति पूछे तो निकिता क्रुश्चेव है और अमेरिका के राष्ट्रपति पूछे तो जॉन एफ कैनेडी है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 30वां प्रश्न है कि अमेरिका ने 1945 में जापान के किन 2 शहरों पर बम गिराए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। दोस्तों पहला शहर था हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को क्या गिराए? जापान के 2 शहरों पर बम गिराए थे। अगर अलग अलग डेट पूछे तो डेट दी गई है दोस्तों। हिरोशिमा शहर है उस पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया और उसके बाद नागासाकी शहर उस पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया। नेक्स्ट है 31वां प्रश्न दोस्तों, अमेरिका द्वारा 1945 में जापान के 2 शहरों पर गिराए गए बमों के क्या नाम थे। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जापान के 2 शहरों पर दोस्तों जो बम गिरे थे उन बमों का नाम क्या था। पहला का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय यानी छोटा बच्चा। और दूसरे का नाम था फैट मैन। क्या दोस्तों? दूसरे का नाम था फैट मैन, मोटा आदमी। क्या जिसका अर्थ होता है मोटा आदमी। ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। लिटिल बॉय और फैट मैन ये दोनों बमों के नाम थे। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, परमाणु मुक्त समुद्र तल संधि कब हुई थी। परमाणु मुक्त समुद्र तल संधि कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कि 11 फरवरी 1971 को ये संधि की गई थी, जो 19 किमी समुद्र को छोड़कर न्यूक्लियर व भयानक अस्त्रों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 33वां प्रश्न है कि कॉमिन फॉर्म योजना क्या है। दोस्तों कॉमिन फॉर्म योजना क्या है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 25 अक्टूबर 1947 को मार्शल योजना के विकल्प के रूप में रूस द्वारा प्रारंभ की गई योजना कॉमिन फॉर्म योजना कहलाती है। दोस्तों इसका क्या है कॉमिन फॉर्म योजना, समझिए ध्यान से कि 25 अक्टूबर 1947 को मार्शल योजना के विकल्प के रूप में रूस द्वारा प्रारंभ की गई योजना कॉमिन फॉर्म योजना कहलाती है। तो दोस्तों यह छोटा प्रश्न बन सकता है कि कॉमिन फॉर्म योजना किस देश के द्वारा शुरुआत की गई, तो इसका राइट आंसर होगा रूस के द्वारा शुरुआत की गई। नेक्स्ट है दोस्तों 34वां सवाल, शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ व हथियारों पर नियंत्रण दोनों प्रतिक्रियाएं हुई, इन दोनों प्रतिक्रियाओं के क्या कारण थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अमेरिका व रूस के महाशक्ति बनने की होड़ के कारण हथियारों की होड़ बढ़ी और हथियारों के विनाश व भय के कारण निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया सामने आई। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। दोस्तों प्रश्न काफ़ी अच्छा है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ व हथियारों पर नियंत्रण दोनों प्रक्रियाएं हुई और इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे। तो इनके कारण यही था कि अमेरिका व रूस महाशक्तियां बनने की होड़ के कारण हथियारों की होड़ बढ़ी और हथियारों के विनाश और भय के कारण निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया सामने आई। नेक्स्ट है दोस्तों 35वां प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा 35वां प्रश्न है अपरोध का तर्क। अपरोध का तर्क का क्या अर्थ है दोस्तों, अपरोध का तर्क का क्या अर्थ है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है अगर कोई देश शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है तब भी आक्रमण झेलने वाले राष्ट्र के पास आक्रमणकारी राष्ट्र को बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। तो यही दोस्तों अपरोध का तर्क का अर्थ है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों 36वां प्रश्न है दोस्तों, बाह्य आकाश संधि कब हुई थी। दोस्तों प्रश्न है हमारा बाह्य आकाश संधि कब होती है। तो 9 दिसंबर 1966 को अमेरिका रूस ब्रिटेन के मध्य की गई संधि जो बाह्य आकाश में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है।
और नॉट मुक्त आकाश संधि कब होती है? 1992 के अंदर ये होती है मुक्त आकाश संधि, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाह्य आकाश संधि कब होती है? 9 दिसंबर 1966 को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के मध्य की गई संधि जो बाह्य आकाश में परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। अगर आपको पूछे मुक्त आकाश संधि कब होती है तो 1992 के अंदर मुक्त आकाश संधि होती है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न है कि मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों पर क्या लाभ हुए? दोस्तों मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को क्या लाभ हुए उसके बारे में बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है पश्चिमी यूरोप देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता व अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की गई, जिसके तहत कुल 4 वर्षों में पश्चिमी यूरोपीय देशों में $12 अरब की मदद व वचन दिया गया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न क्या है? महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों बनाए रखती थी? दोस्तों महाशक्तियां हैं वो छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों बनाए रखती थी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है पहला कारण है दोस्तों महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति के लिए, जैसे तेल व खनिज प्राप्त के लिए। दोस्तों महत्वपूर्ण संसाधनों की प्राप्ति के लिए जैसे तेल व खनिज की प्राप्ति के लिए। दूसरा है दोस्तों भू क्षेत्र प्राप्ति के लिए, ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियारों व सेना का संचालन कर सके। दोस्तों भू क्षेत्र प्राप्ति के लिए, ताकि यहाँ से महाशक्तियां क्या कर सके? अपने सेना और हथियारों को संचालन कर सके। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा पॉइंट है सैनिक ठिकाने स्थापित करने के लिए, ताकि महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके। नेक्स्ट है चौथा दोस्तों आर्थिक मदद देकर, ताकि गठबंधन में शामिल हुए देश बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सके। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। 4 कारण है दोस्तों इसके जो आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी PDF दोस्तों मैं आपके जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 39वां प्रश्न क्या है दोस्तों? कभी कभी ये कहा जा सकता है कि शीत युद्ध शक्ति के लिए संघर्ष था और इसका विचारधारा से कोई संबंध नहीं था। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के समय रूस क्यूबा से व अमेरिका तुर्की से पीछे हट गया। वियतनाम संकट से उबरने के लिए निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने बीजिंग यानी चीन, मॉस्को यानी रूस वह न्यूयॉर्क अमेरिका की अनेक गोपनीय यात्राएं की, जिसे शटल डिप्लोमेसी या प्रोचोमा कहते हैं। खेल के माध्यम से अमेरिका द्वारा चीन से संबंध सुधारना पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहलाती है। खेल के माध्यम से अमेरिका द्वारा चीन से संबंध सुधारना क्या कहलाता है दोस्तों? पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहलाता है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 40वां प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका व सोवियत संघ के प्रति विदेशी नीति क्या थी? दोस्तों शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका व सोवियत संघ के प्रति विदेशी नीति क्या थी? गुट निरपेक्षता नीति थी। नेक्स्ट है 41वां प्रश्न दोस्तों गुट निरपेक्षता आंदोलन को तीसरी दुनिया के देशों में तीसरे विकल्प के रूप में समझा। जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तब इस विकल्प ने तीसरी दुनिया के विकास में कैसे मदद की? और अथवा में गुट निरपेक्ष आंदोलन में द्विव ध्रुवीयता को कैसे चुनौती दी गई? इसका दोस्तों राइट आंसर है तीसरी दुनिया के देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर दोनों महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त कर अपना विकास किया। और दूसरा पॉइंट है शीत युद्ध के दौरान तीसरी दुनिया के देशों ने इस मंच से आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर अपना विकास किया। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 42वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि गुट निरपेक्षता आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, इसके पक्ष में तर्क देना है। दोस्तों गुट निरपेक्षता आंदोलन है वो अब अप्रासंगिक हो गया है, इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि 1962 चीन आक्रमण के समय श्रीलंका को छोड़कर किसी गुट निरपेक्ष देश ने चीन आक्रमण का विरोध नहीं किया। दोस्तों 1962 में चीन आक्रमण के समय श्रीलंका को छोड़कर किसी गुट निरपेक्ष देश ने चीन आक्रमण का विरोध नहीं किया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है दोस्तों अगस्त 1971 में भारत के विदेश मंत्री शरण सिंह के सुझाव पर भारत रूस के मध्य की गई शांति, मित्रता व सहयोग संधि हुई। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा पॉइंट है 1983 में गुट निरपेक्षता का 7वां सम्मेलन दिल्ली में हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने अफगानिस्तान में रूस की सेनाओं के प्रवेश की आलोचना नहीं की तथा भारत ने तटस्थता की नीति का परिचय दिया। इस कारण दोस्तों वर्तमान समय में जो गुट निरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है, ये भी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड के अंदर आ सकता है। अच्छा प्रश्न है।
नेक्स्ट है दोस्तों 43वां प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है और इसके कारणों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि प्रत्यक्ष शीत युद्ध है और प्रत्यक्ष युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी। अर्थात दो महाशक्तियों, सैनिक संगठनों, दो विचारधाराओं के बीच वैचारिक द्वंद्व को शीत युद्ध कहा गया है। शीत युद्ध दोस्तों युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए कला थी। अर्थात दो महाशक्तियों, सैनिक संगठनों, दो विचारधाराओं के बीच वैचारिक द्वंद्व को शीत युद्ध कहा गया है। और शीत युद्ध के कारण क्या थे दोस्तों? पहला कारण था कि 5 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा के दिया गया फुलटन भाषण, ठीक है ना। और दूसरा है दोस्तों द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। नेक्स्ट दोस्तों शीत युद्ध के कारण थे ये निम्नलिखित कारण है दोस्तों। अणु बम का आविष्कार, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, शक्ति संघर्ष, दोनों महाशक्तियों द्वारा एक दूसरे को विरोधी प्रचार अभियान। 7वां है सोवियत संघ द्वारा विट्टो का बार बार प्रयोग। नेक्स्ट 8वां है ईरान से सोवियत सेना का हटाया न जाना। नेक्स्ट है 9वां यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। नेक्स्ट 10वां है दोस्तों सोवियत संघ द्वारा तुर्की पर दबाव देना। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 44वां प्रश्न है कि शीत युद्ध का अर्थ बताते हुए इस दौरान घटित सैन्य गठबंधनों के नाम लिखिए। इसका दोस्तों राइट आंसर है शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी। अर्थात दो महाशक्तियों, सैनिक संगठनों, दो विचारधाराओं के बीच वैचारिक द्वंद्व को शीत युद्ध कहा गया है। तो दोस्तों इसके सैन्य संगठन कौन कौन से थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला संगठन था दोस्तों नाटो। कौन सा था? नाटो 4 अप्रैल 1949। दूसरा था शेटो 1954 और नेक्स्ट तीसरा था शेंटो 1955 और जो चौथा था दोस्तों वार्सा पैक्ट 1955। इसको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नाटो 4 अप्रैल 1949, शेटो 1954 और शेंटो 1955 और वार्सा पैक्ट कब होता है दोस्तों? 1955 के अंदर होता है। नेक्स्ट दोस्तों 45वां प्रश्न है हमारा कि गुट निरपेक्षता की नीति से भारत को मिलने वाले 2 लाभ बताने हैं। और इसके अहम प्रश्न है दोस्तों गुट निरपेक्षता की नीति से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। तो दोस्तों भारत को 2 क्या लाभ मिले? भारत ने सजग व सचेत रूप से अपने को 2 महाशक्तियों को खेमे से बंदी में अलग रखा। दोस्तों भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को 2 महाशक्तियों को खेमे से अलग रखने का प्रयास किया। दूसरा दोस्तों भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। दोस्तों भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तियों के खेमे में जाने से पुरजोर विरोध किया। नेक्स्ट है दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट क्या था? स्पष्ट कीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। इसके क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध को चरम बिंदु था। स्पष्ट कीजिए इसके बारे में। यह तो हम प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? सन 1958 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवाद की स्थापना हुई। दोस्तों सन 1958 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवाद की स्थापना हुई। सन 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा पर आक्रमण न कर दे और इस कारण से सन 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और अपना सैनिक अड्डा स्थापित कर लिया। और इस घटना का पता अमेरिका को चला तो दोस्तों इस घटना का अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने इसे अपनी संप्रभुता पर खतरा माना और अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा ने क्यूबा की नाकेबंदी करवा दी और सोवियत संघ को चेतावनी दी कि या तो सोवियत संघ क्यूबा से अपना सैनिक अड्डा हटा ले या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ये युद्ध परमाणु युद्ध व तीसरा विश्व युद्ध होगा। और इसके बाद सोवियत नेता क्रुश्चेव ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए क्यूबा से अपना सैनिक अड्डा हटाने का में सहमत हो गए और इस प्रकार क्यूबा मिसाइल संगठन शीत युद्ध का चरम बिंदु था जो कि तीसरा विश्व युद्ध का कारण बन सकता था। केनेडी ने क्रुश्चेव के इस निर्णय को एक महान राजनेता का निर्णय कहा गया था। ये दोस्तों आज के हमने आपके जो पहला पार्ट है उसके लगभग 46 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा की है। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको बार बार पढ़ना है और ये प्रश्न दोस्तों 46वां जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको याद करके जरूर जाना दोस्तों। 4-5 बार लिख करके याद करना। 100% ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आप इनका बार बार प्रैक्टिस कीजिए और किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। हर एक समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।